अल्टरनेटिंग सर्किट्स के अंदर जो लोड जो भी करंट ड्रा करता है उसको हम दो कंपोनेंट्स में कंसिडर कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट, दूसरे को कह सकते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। अब एक्टिव कंपोनेंट जो होता है ये करंट ये वोल्टेज के सप्लाई वोल्टेज के इन फेज़ होता है और यही वो कंपोनेंट होता है जो बेसिकली आउटपुट पावर डिलीवर कर रहा होता है। आउटपुट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये करंट। तो हम कहते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट जो होता है बेसिकली यही वर्क डन करता है। जैसे कि अगर एक मोटर जिसकी शाफ्ट पे कोई काम कर रही है, जो वर्क आउटपुट दे रही है हमें, तो बेसिकली वो आउटपुट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस एक्टिव कंपोनेंट के। दूसरा जो करंट होगा कंपोनेंट होगा करंट का, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट। ये वोल्टेज के क्वाड्रेचर होता है और इसका डायरेक्टली जो आउटपुट दे रही होती है चीज़ उसके साथ कोई लिंक नहीं होता, लेकिन ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिस्टम में ज़रूरी होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसी सर्किट्स के अंदर बेसिकली समझने के लिए दो तरह के करंट फ्लो कर रहे होते हैं एसी सर्किट। ये उनकी बात हो रही है जो रिएक्टिव सर्किट्स होंगे। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ओनली एक इन फेज कंपोनेंट या ओनली एक्टिव कंपोनेंट ही होगा करंट में, वहाँ पे रिएक्टिव कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो एसी के अंदर दो करंट कौन से फ्लो करते हैं, एक एक्टिव और दूसरा रिएक्टिव। एक्टिव जो कि हमें वर्क डन करता है, रिएक्टिव वो कंपोनेंट होगा जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है सिस्टम के अंदर, लेकिन एक्चुअल वर्क डन में इसका कोई रोल नहीं होगा। एसी सर्किट या एसी नेटवर्क पावर नेटवर्क के अंदर ये चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि ये कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, एक टर्म यूज़ की जाती है पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर जिसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव कंपोनेंट और टोटल करंट की रेशो। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो वर्क डन कर रहा है, जबकि टोटल कंपोनेंट ये एक्टिव प्लस रिएक्टिव करंट का वेक्टर सम होगा। या पावर फैक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर एस। इन दोनों की रेशो पावर्स की, एपरेंट पावर और एक्टिव पावर और एपरेंट पावर्स की रेशो को भी पावर फैक्टर कहते हैं। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं एक्चुअल पावर पी वो है जो एक्चुअल वर्क डन कर रही है हमारे लिए, और एस वो है जो कि वेक्टर सम होगी एपरेंट पावर। ये वेक्टर सम होगी पी प्लस जे क्यू, एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर का वेक्टर सम होगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर हम इस रिएक्टिव कंपोनेंट को जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना मैक्सिमम करते जाएंगे, तो हमारी ओवरऑल ये रेशो की वैल्यू टेंड टूवर्ड्स ज़ीरो होती जाएगी। अगर इसी क्यू फैक्टर को, रिएक्टिव एनर्जी को मैं ज़ीरो कर दूं, ज़ीरो कंसिडर कर लूं बाय सम मीन्स, कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हो कि मेरे सिस्टम से रिएक्टिव पावर ज़ीरो ड्रा हो, तो उस केस के अंदर पी बाय पी रह जाएगा। इट मीन्स रेशो इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ये इंडिकेट करती है कि मेरा सिस्टम 100% एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है। इस इक्वेशन से फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे रिएक्टिव पावर जितनी कम होगी ड्रा होगी किसी भी सिस्टम से, तो वो नेटवर्क उतना एफिशिएंटली यूज़ होगा, नियर टू 1 उसका पावर फैक्टर होगा। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारा सोर्स या जनरेटर जितनी पावर जनरेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वोल्ट एम्पेयर, वो सारी की सारी आगे वर्क डन में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्योंकि रिएक्टिव एनर्जी जो होती है ये बेसिकली वो एनर्जी होती है जो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन सोर्स एंड लोड। इसका एक्चुअल वर्क डन में कोई रोल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली ये हर बंदे की कोशिश होगी कि हमारा सिस्टम मैक्सिमम यूटिलाइज हो, तो उसके लिए हमारी रिएक्टिव पावर मिनिमाइज़ होनी चाहिए। अब रिएक्टिव पावर को मिनिमाइज़, क्योंकि ये तो एक इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लोड्स कनेक्टेड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगी। तो फिर रिएक्टिव पावर को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? बेसिकली रिएक्टिव पावर को रिड्यूस करने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं उस चीज़ को हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कहते हैं। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं? हम सोर्स या नेटवर्क से रिएक्टिव एनर्जी के यूज़ को या ड्रा आउट को मिनिमाइज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आगे चलने से पहले मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि क्या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम लो पावर फैक्टर के साथ भी चल सकता है? अगर आपसे ये कोई क्वेश्चन करे तो इसका जवाब है जी हाँ, चल सकता है। चल सकता है इसीलिए स्टैंडर्ड्स के अंदर पावर फैक्टर की कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन नहीं की गई किसी भी इंस्टॉलेशन के लिए। लेकिन
किसी भी पावर फैक्टर के ऊपर सिस्टम हमारा चल जाएगा, जितना भी लो होगा सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली चलता रहेगा, लेकिन पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने से कुछ टेक्निकल और इकोनॉमिकल एडवांटेजेस होते हैं, जिसको अवेल करने के लिए हम पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं हम, जिसके अंदर कंसिडर करते हैं कि लेट से हमें एक लोड गिवन है जिसकी पावर है 300 किलो वाट, 400 वोल्ट वोल्टेज पे कनेक्ट है, और इसका पावर फैक्टर है काज फाई इज इक्वल टू 0.80। तो इसका हम कंसिडर कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना करंट ड्रा कर रहा है, इसको पावर फैक्टर इंप्रूव करके हम क्या एडवांटेजेस ले सकते हैं, ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, इसके लिए हम चूँकि कहा पावर फैक्टर हमारा 0.8 है, इसमें से फाई हम कैलकुलेट करते थे एंगल इसी पावर फैक्टर से, फाई इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0.8, ये बन जाएगा 36.87। 36.87। तो अब ये जो करंट ड्रा कर रहा है हमारे सिस्टम के अंदर से, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वही थ्री फेज़ के पावर के फार्मूले से, P √3 V cos फाई। इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इक्वल आएगा 540 एम्पेयर के। अच्छा, इस केस में इसका पावर फैक्टर जो हमने इनिशियली एज्यूम किया था, ये कंसिडर किया था, वो था 0.80। अगर लेट से कि इसी पावर फैक्टर को मैं इम्प्रूव करके लेके जाना चाहूँ, इसको हम कह लेते हैं पावर फैक्टर 1 और 5 जो बिफोर इम्प्रूवमेंट था। लेट से कि काज फाई 2 मैं कंसिडर कर लेता हूँ टारगेट या न्यू इम्प्रूवमेंट आफ्टर इम्प्रूवमेंट। लेट से 0.93 इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसी में से फाई ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि आगे चल के हमें यूज़ करना पड़ेगा। फाई 2 इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0.93, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी 21.56। अब जो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोसीजर या जो एक इक्वेशन हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो यूज़ करेंगे QC इज़ द रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर to improve the power factor from 0.80 to 0.93. QC is equal to P into tan of phi 1 minus tan phi 2। फाई 1 जो कि हमें ऑलरेडी पता है, हमने कैलकुलेट किया था, फाई 2 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर इसके अंदर जो P जो कि हमारी 300 किलो वाट है, 300 किलो को लेट से 300 के मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर tan of 36.87 माइनस tan of 21.56। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जाके बनेगी 106.5 किलो, ये वाला किलो वार। तो बेसिकली अगर हम इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.8 से 0.93 पे करना चाह रहे हैं, तो हमें इतनी रिएक्टिव एनर्जी QC चाहिए होगी सिस्टम के अंदर इसको इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, अब पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के बाद हम दोबारा इसी का सर्किट का न्यू करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, जब पावर फैक्टर हम शिफ्ट कर चुके हैं। लेट से इम्प्रूव कैसे करेंगे, लेट से ये एक मोटर M कनेक्ट थी, और M मोटर जो कि हमारे सोर्स जनरेटर के साथ कनेक्ट है सिस्टम के अंदर। लेट से जब ये 106 kVAR की एनर्जी हमने कैलकुलेट की, तो इस साइज़ को कैपेसिटर में, इस साइज़ की इस एनर्जी रेटिंग का एक कैपेसिटर मोटर के साथ पैरेलल में हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर हम न्यू करंट कैलकुलेट करेंगे, I इज इक्वल टू अगेन वही फार्मूला 300K डिवाइडेड बाय √3 400 वोल्ट्स, और पावर फैक्टर जो कि पहले 0.80 था, अब 0.93 हो चुका है। तो करंट रिड्यूस होकर जो हमारी नई वैल्यू आ गई है, वो 465 एम्पेयर आएगी। अच्छा, यही करंट हमने देखा था कि सेम लोड के साथ, सेम आउटपुट के साथ इम्प्रूवमेंट से पहले 540 एम्पेयर था बिफोर इम्प्रूवमेंट, जो कि इम्प्रूव होने के बाद सेम आउटपुट सेम लोड के लिए
465 एम्पेयर रह गया। तो ये इसको तकरीबन हम 14 से 15% करंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई है। अब जब हमारा करंट रिड्यूस हुआ तो इट मीन्स हमारी मशीन्स की यूटिलाइजेशन, जो टेक्निकल एडवांटेजेस हमें हासिल होंगे इससे, वो क्या होगा, हमारी मशीन्स बेटर तरीके से यूटिलाइज हो रही हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर, जनरेटर, केबल्स। जब करंट हमारा 465 एम्पेयर तक रिड्यूस होकर रह गया, जबकि आउटपुट लोड हमारा सेम कनेक्ट है, तो इट मीन्स कि हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड कम आएगा, 465 एम्पेयर, 14-15% लेस करंट हम ड्रा करेंगे। तो जो ट्रांसफार्मर की बेसिकली केवीए रेटिंग रिक्वायर्ड होगी इस लोड को कम करने, इस लोड को पावर अप करने के लिए, फीड करने के लिए, वो एक केवीए रेटिंग, लेस केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर की यूज़ होगी। या हम कह सकते हैं कि हम छोटा ट्रांसफार्मर, इसी को जब एक बड़े लेवल पे अगर मैं इंप्लीमेंट करूँगा तो छोटे साइज़ की केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर की चाहिए होगी। सेकेंडली, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ISKR लॉसेस हो रहे थे वो भी ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस पड़ेगा। 540 और 465 की एग्जांपल के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर हीट होगी, उसकी कूलिंग एफिशिएंसी बेहतर होगी, तो हीटअप कम होगा, कूलिंग बेहतर होगी, सर्विस लाइफ बढ़ेगी इंसुलेशन की, वोल्टेज ड्रॉप्स कम हो जाएंगे। सेम केस होगा केबल्स के साथ। केबल्स के अंदर ISKR लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये तो वो चंद एक एडवांटेजेस थे जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कमर्शियली भी हमें एक बेनिफिट होगा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर पावर कंपनीज होती हैं वो पेनल्टी इम्पोज करती हैं अगर पावर फैक्टर एक लिमिट, डिफाइंड लिमिट से नीचे हो तो इस तरह के प्रोसीजर हम यूज़ करके उस पेनल्टी को भी अवॉइड कर सकते हैं।